हेलो एवरीवन। हम सब कभी ना कभी बीमार जरूर पड़ते हैं, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम भी यही है, हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, वाई डू वी फॉल इल। और ये चैप्टर कंप्लीट होते होते हम लोग समझ जाएंगे कि क्यों हम लोग बीमार पड़ते हैं। ये क्लास वाई डू वी फॉल इल का इंट्रोडक्टरी क्लास है। इस क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोगों को हेल्थ के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज हेल्थ, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब हेल्दी रहना क्यों जरूरी है, और ये हेल्थ किन चीजों पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है पर्सनल एंड कम्युनिटी फैक्टर पे, मतलब आप पे डिपेंड करता है और आप किस जगह रहते हो, किस तरह के कम्युनिटी में रहते हो, उस पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिजीज। डिजीज क्या होता है, हम कैसे समझेंगे कि हमें डिजीज हुआ है। हेल्दी रहने में और डिजीज फ्री रहने में क्या डिफरेंस है ये पढ़ेंगे, क्योंकि हम सभी हेल्दी रहना और डिजीज फ्री रहने में कंफ्यूज कर जाते हैं। हम लोगों को लगता है कि अगर हम डिजीज फ्री हैं तो हम हेल्दी भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जरूरी नहीं कि अगर हम डिजीज फ्री हैं तो हम हेल्दी भी हैं। हम लोग हेल्दी एंड डिजीज फ्री में क्या डिफरेंस होता है ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ डिजीज। डिजीज का क्या कारण होता है। मेनली इसका दो कारण होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में हो गया बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, जो कि डिजीज का पैथोजन है, और सेकेंडरी हो गया हमारा डाइट और हमारा कम्युनिटी। इन सबको हम लोग इस सब टॉपिक में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, डिजीज कितने तरह का होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, मतलब डिजीज कितने दिन रहता है, इसके बेसिस पे डिजीज एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्प्रेडिंग, मतलब डिजीज कैसे फैलता है, इस बेसिस पे डिजीज इन्फेक्शियस हो सकता है, नॉन इन्फेक्शियस हो सकता है। इन्फेक्शियस डिजीज को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग इसके एजेंट को, दैट मीन्स बैक्टीरिया से कौन सा डिजीज हो रहा है, वायरस से कौन सा डिजीज हो रहा है, प्रोटोजोआ से कौन सा डिजीज हो रहा है। इसके मीन्स ऑफ स्प्रेड को भी पढ़ेंगे, मतलब वाटर से कौन सा डिजीज स्प्रेड होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड एयर से कौन सा डिजीज स्प्रेड होता है। इसके टारगेट ऑर्गन को भी पढ़ेंगे, कौन सा डिजीज हमारे बॉडी के किस ऑर्गन को टारगेट करता है ये भी पढ़ेंगे, और कौन सा डिजीज क्या इफेक्ट पैदा करता है हमारे अंदर वो भी पढ़ेंगे, दैट मीन्स किस डिजीज का क्या सिम्टम्स होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रीट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट से ज्यादा अच्छा प्रिवेंशन होता है, तो हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि उसका प्रिवेंशन का क्या क्या प्रिंसिपल है। लास्ट सब टॉपिक इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। इस चैप्टर के एंड होने तक आप लोग समझ जाओगे कि हेल्दी रहना कितना जरूरी है। इस क्लास में हम लोग हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। हेल्थ क्या होता है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, मतलब हेल्दी रहने से क्या क्या फायदा है, और वो फैक्टर जो हेल्दी रहने के लिए जरूरी है उनको पढ़ेंगे। हेल्थ का मतलब होता है, और यू कैन से हेल्थ का डेफिनेशन होता है, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब अगर हम फिजिकली फिट हैं, शारीरिक रूप से फिट हैं, मेंटली फिट है, मानसिक रूप से फिट है, सोशली फिट है, सामाजिक रूप से भी फिट है, तभी हम अपने आप को हेल्दी बोल सकते हैं।
फिजिकली फिट का मतलब है हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू, हर एक पार्ट का सही सलामत रहना। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कुछ बच्चा जो है तो 14-15 साल का, लेकिन उसका बिहेवियर 4 साल 5 साल के बच्चे के जैसा होता है, मतलब वो मेंटली रिटार्डेड है, वो मेंटली फिट नहीं है। अब सोशल फिटनेस का बात करते हैं। मैक्सिमम बच्चा हर किसी के साथ मिलता जुलता है, हर किसी के साथ खेलता कूदता है, पढ़ता है, लेकिन कुछ बच्चा ऐसा होता है जो किसी के साथ नहीं मिलता, क्लास में गुमसुम बैठा रहता है, ना अपने क्लासमेट के साथ बात करता है, ना अपने टीचर के साथ बात करता है। क्या इस तरह का बच्चा सोशली फिट है? नहीं, इस तरह का बच्चा सोशली फिट नहीं है। वो बच्चे जो हर किसी के साथ मिलजुल करके पढ़ते हैं, खेलते हैं, बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, छोटों से प्यार करते हैं, उनको हम सोशली फिट कहते हैं। सो हेल्थ का मतलब होता है फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट रहना। अगर इन तीनों में से किसी एक में भी हम अनफिट है तो हम उसको हेल्दी नहीं कहेंगे। ये तो हो गया हेल्थ का डेफिनेशन। अब देखते हैं हेल्दी रहने का क्या क्या फायदा है। पहला फायदा, इट इंक्रीज आवर वर्क एफिशिएंसी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पेट में दर्द है, दैट मीन्स आप फिजिकली फिट नहीं हो। क्या आप अपने मैथ्स क्लास में बैठ करके अच्छे से मैथ्स सॉल्व कर सकोगे? नहीं कर सकोगे ना, आपकी एफिशिएंसी घट गई। अगर आप मेंटली रिटार्डेड हो तो क्या अच्छे से मैथ सॉल्व कर सकोगे? नहीं कर सकोगे, तब भी एफिशिएंसी घटेगी। अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड से लड़ करके आए हो, झगड़ करके आए हो, तो भी क्या आप मैथ सॉल्व कर सकोगे? नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपका ध्यान तो वहीं पे रहेगा ना, झगड़ा जो आपने किया है उसी पे आपका ध्यान रहेगा, तब भी आप मैथ सॉल्व नहीं कर सकोगे। मतलब हमारा वर्क एफिशिएंसी डिपेंड करता है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फिटनेस पे। दैट मीन्स हेल्थ पे डिपेंड करता है। अगर हम हेल्दी हैं तो हमारा वर्क एफिशिएंसी ज्यादा होता है। सेकेंड सिग्निफिकेंस, हेल्थ मेंटल एंड सोशल प्रेशर को मैनेज करने में हेल्प करता है। देखो, सोशल एंड मेंटल प्रेशर हर किसी के साथ होता है। एग्जाम्पल में मैं आप लोगों का ही लेती हूँ। क्लास 9-10 के बच्चों के ऊपर बहुत सोशल प्रेशर होता है। मम्मी पापा, रिलेटिव्स, आसपास के अंकल आंटी सब बोलेंगे कि 10 में अच्छा मार्क्स लाना, 10 में अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छा मार्क्स लाना। आप भी मेंटल प्रेशर फील करते हो, नहीं अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा मार्क्स आएगा। मान लो बाय चांस किसी रीजन की वजह से आपको हाफ ईयरली में कम मार्क्स आ गया, उस वक्त आप डिप्रेस्ड हो जाओगे और उस डिप्रेशन में जो आपके सोशली अनफिट फ्रेंड है, जो नशाबाजी वगैरह करते हैं, वो आपको भी नशा करने के लिए उकसाएंगे। जो अनहेल्दी बच्चा होगा, मेंटली वीक होगा, वो नशा को अपना लेगा, और जो मेंटली स्ट्रांग होगा, हेल्दी बच्चा होगा, वो बोलेगा नहीं, मुझे नशा नहीं अपनाना, मुझे और मेहनत करना है और अच्छे से पढ़ना है और नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है। गुड हेल्थ जो होता है वो हमको सोशल प्रेशर, मेंटल प्रेशर या फिर आप बोलो इमोशनल क्राइसिस में हमको टूटने नहीं देता है। हेल्थ का थर्ड सिग्निफिकेंस है, इट मेक्स अस हैप्पी। अगर हम अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारी वर्क एफिशिएंसी अच्छी है, अगर हम हर सिचुएशन के साथ अच्छे से कोप अप हो जा रहे हैं, हर सिचुएशन को अच्छे से मैनेज कर ले रहे हैं, तो हम तो खुश रहेंगे ही। हेल्दी रहने के लिए पर्सनल हेल्थ इशू भी जरूरी है एंड कम्युनिटी हेल्थ इशू भी जरूरी है। आप इसको बोल सकते हो पर्सनल फैक्टर और कम्युनिटी फैक्टर, ये दोनों जरूरी है। हेल्दी होने का मतलब है फिजिकली फिट रहना, मेंटली फिट रहना एंड सोशली भी फिट रहना। फिजिकल फिटनेस मैक्सिमम डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, इंडिविजुअल फैक्टर्स पे, जिसको कि हम लोग पर्सनल फैक्टर भी कहते हैं। ये पर्सनल फैक्टर्स है बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट एंड गुड हाइजीन। अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो हम फिजिकली फिट रहेंगे। लेकिन जब मेंटल फिटनेस एंड सोशल फिटनेस का बात आता है तो डिपेंड करता है, वो कम्युनिटी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कम्युनिटी फैक्टर में आ जाता है
सोशल एनवायरनमेंट एंड पब्लिक क्लीनिंगनेस। सोशल एनवायरनमेंट मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे आसपास के लोग कैसे हैं, क्या उनका नेचर अच्छा है, इंटरैक्टिव है, या फिर वो झगड़ालू किस्म के हैं। अगर वो लोग अगर झगड़ालू किस्म के होंगे तो हमारा सोशल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ कैसा होगा। अगर हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ पे हमेशा साउंड बॉक्स और माइक पे जोर जोर से गाना बज रहा हो तो फिर हमारे एजुकेशन का, हमारे पढ़ाई लिखाई का क्या होगा। इसीलिए कहते हैं कि हम जहाँ रहते हैं वो मोहल्ला, वो इलाका अच्छा होना चाहिए, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। अब पब्लिक क्लीनिंगनेस, हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं वहाँ पे गार्बेज साफ करने वाला सफाई कर्मचारी अगर महीने 2 महीने ना आए तो क्या होगा, वहाँ पे चारों तरफ गंदगी फैल जाएगा और उस गंदगी में क्या बीमारी का जन्म होगा। तो हम हेल्दी कैसे रहेंगे। हेल्दी रहने के लिए पर्सनल फैक्टर तो जरूरी है ही है, साथ साथ में कम्युनिटी फैक्टर भी जरूरी है। अब तक जो पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। हेल्थ का मतलब होता है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्दी रहने के 3 इंपॉर्टेंट फायदे हैं। फर्स्ट, ये हमारे वर्क एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। दूसरा, मेंटल एंड सोशल प्रेशर में कोप अप करने में हेल्प करता है। और तीसरा, ये हमको हैप्पी रखता है। हेल्दी रहने के लिए 2 फैक्टर जरूरी है, पर्सनल फैक्टर एंड कम्युनिटी फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में आता है बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट एंड गुड हाइजीन। एंड कम्युनिटी फैक्टर में आता है सोशल एनवायरनमेंट, मतलब हम किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। और दूसरा, पब्लिक क्लीनिंगनेस, हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास का साफ सफाई कैसा है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिजीज के बारे में। डिजीज क्या होता है, हम कैसे समझेंगे कि हमें डिजीज हुआ है और इसका क्या क्या कारण है। दैट मीन्स व्हाट इज डिजीज, व्हाट इज सिम्टम एंड साइन एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिजीज। ये 3 चीज को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। कभी कभी आप फील करते होंगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चाहे वो पेट में दर्द हो रहा है, चाहे वो सर में दर्द हो रहा है, तो आप मम्मी से क्या कहते हो, मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, माई बॉडी इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। डिजीज का लिटरल मीनिंग ही होता है अनकंफर्टेबल लगना, ठीक ना लगना। ये डिजीज वर्ड 2 वर्ड से बना है, डिस एंड ईज। डिस का मतलब होता है नॉट एंड ईज का मतलब होता है इजी या कंफर्टेबल। सो डिजीज का मतलब हो गया अनकंफर्टेबल। डिजीज में हमारी बॉडी अनकंफर्टेबल फील करती है। देखो, हमारा बॉडी जो है वो ऑर्गन से बना हुआ है, टिश्यू से बना हुआ है। जब हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी ऑर्गन, कोई भी टिश्यू ठीक से काम नहीं करता है तो हम उस स्टेट को कहते हैं डिजीज स्टेट या बीमार अवस्था। डिजीज हमारे बॉडी ऑर्गन के फंक्शन को बदल देता है और आप बोल सकते हो ऑर्गन को ठीक से काम करने नहीं देता है, जिसकी वजह से हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हेल्दी लंग्स इजीली एयर को ब्रीथ इन करेगा, ब्रीथ आउट करेगा, लेकिन एक डिजीज लंग्स इस काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा और हमें खांसी होगी, कफ होगी, हमारे चेस्ट में पेन भी होगा। डिजीज स्टेट में टिश्यूज, ऑर्गन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अनकंफर्टेबल फील करती है। मतलब डिजीज स्टेट में ऑर्गन का जो फंक्शन है वो बदल जाता है और ये बदला हुआ फंक्शंस कुछ बॉडी में कुछ लक्षण पैदा करता है, जिसको कि हम लोग सिम्टम्स एंड साइन कहते हैं। इसी सिम्टम एंड साइन को देख करके डॉक्टर ये पता लगाता है कि हमें डिजीज है या नहीं है, और अगर डिजीज है तो कौन सा डिजीज है। सिम्टम्स एंड साइन
दोनों ही डिजीज का इंडिकेशन है, बीमारी का लक्षण है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। सिम्टम्स वो इंडिकेशन है या फिर वो प्रॉब्लम है जो कि एक डिजीज पर्सन फील करता है। इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, इट कैन नॉट बी सीन। इसका एग्जाम्पल हो गया हेडेक, फीवर, स्टमक पेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या आप सर दर्द को देख सकते हो? क्या आप पेट दर्द को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। ये तो सिर्फ एक बीमार इंसान ही महसूस कर सकता है, फील कर सकता है। तो वो इंडिकेशन जो एक बीमार महसूस करे उसको हम सिम्टम्स कहते हैं। साइन वो इंडिकेशन है जिसको कि हम देख सकते हैं, मतलब साइन विजुअल इंडिकेशन ऑफ डिजीज स्टेट होता है। साइन को हम देख सकते हैं, इट कैन बी सीन। इसका एग्जाम्पल है स्किन रैशेस, डिस्कलरेशन ऑफ आई एक्सेट्रा। वो इंडिकेशन जो बीमार के शरीर पे दिखाई दे वो साइन कहलाता है, एंड वो इंडिकेशन जो एक बीमार महसूस करे उसको हम सिम्टम्स कहते हैं। इसी सिम्टम्स एंड साइन को देख करके डॉक्टर बीमारी को गेस करता है और कंफर्म होने के लिए कुछ टेस्ट, लैबोरेटरी टेस्ट कराता है, एज फॉर एग्जांपल ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट। ये टेस्ट कंफर्म करते हैं कि डिजीज क्या है और किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुआ है। ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंगी भी हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरस, एंटीफंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अब समझते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिजीजेस। इसको समझने के लिए एक कहानी का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक प्ले स्कूल है, वहां पे 100 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और बच्चों को स्कूल से ही लंच मिलता है। एक दिन उस लंच को खाने के बाद 100 में से करीब 20 बच्चों को लूज मोशन होने लगता है। इसका मतलब वो खाना कंटामिनेटेड था, उस खाने में ऐसा बैक्टीरिया था जिसकी वजह से लूज मोशन होता है। 100 में से 20 बच्चों को बैक्टीरिया की वजह से लूज मोशन होने लगा। सभी बच्चे वही खाना खाए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 बच्चों को ही लूज मोशन होता है, क्योंकि इनका हेल्थ पुअर था। पुअर हेल्थ वाले बच्चों में बैक्टीरिया इफेक्टिव हो गया। इनका हेल्थ पुअर क्यों था? क्योंकि इनको घर में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता होगा इनसफिशिएंट फूड की वजह से। इनसफिशिएंट फूड का कारण हो सकता है पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। ना, फूड बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड हुआ क्यों? क्योंकि साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा गया था। उन 20 बच्चों में कुछ बच्चा ऐसा भी होगा कि जिनको घर में प्रॉपर फूड मिलता है, लेकिन उनके पेरेंट्स का जो पेट है वो जल्दी जल्दी खराब होता होगा। इसीलिए बच्चे के अंदर भी जब वो पैथोजन गया तो बच्चे का पेट खराब हो गया, बच्चे को लूज मोशन हो गया। इसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कह सकते हैं। सो लूज मोशन किससे हुआ? लूज मोशन बैक्टीरिया से हुआ। बैक्टीरिया इज द प्राइमरी कॉज ऑफ लूज मोशन। और इस बैक्टीरिया को इफेक्टिव होने में क्या क्या कंट्रीब्यूट किया? पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, पुअर न्यूट्रिशन, जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सब हो गया कंट्रीब्यूटरी कॉज। सो कॉजेज ऑफ डिजीज में 2 कॉज आता है। पहला इमीडिएट कॉज, इसमें वो प्राइमरी कॉज आता है जिसकी वजह से डिजीज होता है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। सेकेंड है कंट्रीब्यूटरी कॉज। कंट्रीब्यूटरी कॉज जो है वो प्राइमरी कॉज में कंट्रीब्यूट करता है। इसके अंदर आता है पुअर हेल्थ ड्यू टू इनसफिशिएंट फूड, पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस और लैक ऑफ पब्लिक सर्विस एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। अब रिकैप कर लेते हैं। डिजीज हमारे टिश्यूज एंड ऑर्गन के फंक्शन को इफेक्ट करता है। डिजीज की वजह से हमारे बॉडी में सिम्टम्स एंड साइंस पैदा होता है। सिम्टम्स वो प्रॉब्लम है या फिर वो इंडिकेशन है जो एक पेशेंट एक्सपीरियंस करता है, एज फॉर एग्जाम्पल हेडेक। साइन वो विजुअल इंडिकेशन है जो पेशेंट के बॉडी में नोटिस होता है, दिखाई देता है, एज फॉर एग्जाम्पल स्किन रैशेस। डिजीज का 2 कॉज होता है। पहला है
इमीडिएट कॉज, जिसको कि हम लोग प्राइमरी कॉज भी कहते हैं। इसके अंदर आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, जिसकी वजह से डिजीज होता है। दूसरा है कंट्रीब्यूटरी कॉज, जैसे पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, पुअर न्यूट्रिशन, हेरिडिटरी डिसऑर्डर। इनकी वजह से डिजीज होता नहीं है, ये डिजीज होने में और यू कैन से प्राइमरी कॉज में कंट्रीब्यूट करते हैं। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हेल्दी होने में और डिजीज फ्री होने में क्या डिफरेंस है। हेल्दी एंड डिजीज फ्री का मीनिंग ही सबसे पहला डिफरेंस है। डिजीज फ्री का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड हेल्दी होने का मतलब होता है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फिटनेस। डिजीज फ्री का मतलब हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, हम फिजिकली फिट हैं। लेकिन हेल्दी होने का मतलब फिजिकली फिट होना भी है, मेंटली फिट होना भी है एंड सोशली फिट होना भी है, जिसको कि हम लोग पिछले क्लास में समझ चुके हैं। सेकेंड डिफरेंस, हेल्थ डिपेंड करता है इंडिविजुअल फैक्टर पे भी एंड सोशल फैक्टर पर भी, लेकिन डिजीज फ्री होना सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल फैक्टर पर ही डिपेंड करता है। देखो, फिजिकली फिट रहना और यू कैन से डिजीज फ्री रहना सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। अगर मुझे फिजिकली फिट रहना है तो वो सिर्फ मुझ पे डिपेंड करेगा, मेरा न्यूट्रिशन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, मैं कितनी हाइजेनिक हूँ, मैं प्रॉपर एक्सरसाइज करती हूँ या नहीं करती हूँ, मैं प्रॉपर रेस्ट करती हूँ या नहीं करती हूँ, ये सब चीज मेरे पे डिपेंड करेगा। दैट मीन्स डिजीज फ्री होना सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल फैक्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन जहां पे फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस एंड सोशल फिटनेस का भी बात आता है, वहां पे इंडिविजुअल फैक्टर एज वेल एज कम्युनिटी फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड डिफरेंस, जो हेल्दी पर्सन होगा वो डिजीज फ्री होगा ही होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो डिजीज फ्री होगा वो हेल्दी भी होगा। डिजीज फ्री होना मतलब फिजिकली फिट होना, लेकिन हेल्थ में तो फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस एंड सोशल फिटनेस भी आ जाता है ना। इसीलिए ये जरूरी नहीं कि जो डिजीज फ्री हो वो हेल्दी हो। ये तो हो ही सकता है कि एक इंसान डिजीज फ्री तो है लेकिन वो मेंटली फिट नहीं है या फिर सोशली फिट नहीं है। हेल्दी पर्सन हमेशा एनर्जेटिक रहता है, लेकिन डिजीज फ्री पर्सन एनर्जेटिक नहीं भी हो सकता है। देखो, मुझे कोई बीमारी नहीं है, दैट मीन्स मैं फिजिकली फिट हूं। मान लो किसी एक दिन मुझे एक बहुत सैड न्यूज, बहुत बुरा न्यूज मिलता है जिसकी वजह से मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ, तो क्या मैं उस दिन आप लोगों को फुल ऑफ एनर्जी के साथ पढ़ा पाऊंगी? हो सकता है मैं इतनी डिस्टर्ब हो जाऊं फुल ऑफ एनर्जी के साथ, तो क्या मैं उस दिन आप लोगों का क्लास ही ना ले पाऊं। सो एनर्जेटिक रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ डिजीज फ्री रहना ही जरूरी नहीं है, साथ ही साथ मेंटली एंड सोशली भी फिट रहना जरूरी है। दैट मीन्स हेल्दी रहना जरूरी है। दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस। अब रिकैप कर लेते हैं। हेल्दी होने का मतलब होता है फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट रहना, लेकिन डिजीज फ्री होने का मतलब होता है सिर्फ डिजीज का ना होना। हेल्थ डिपेंड करता है इंडिविजुअल फैक्टर एज वेल एज सोशल फैक्टर पे, लेकिन डिजीज फ्री होना सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इंडिविजुअल फैक्टर पे। हेल्दी पर्सन डिजीज फ्री होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि डिजीज फ्री पर्सन हेल्दी हो। हेल्दी पर्सन एनर्जेटिक होगा, लेकिन डिजीज फ्री पर्सन एनर्जेटिक नहीं भी हो सकता है। पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज डिजीज एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड डिजीज फ्री। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन। मतलब जो डिजीज का इन्फेक्शन है या फिर बोल लो जो डिजीज है वो कितने दिन तक हमारे बॉडी में रहता है, हम कितने दिन तक डिजीज से सफर करते हैं, इसके बेसिस पे डिजीज दो तरह का होता है। एक होता है एक्यूट डिजीज और दूसरा होता है क्रॉनिक डिजीज। जो डिजीज शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, मतलब 2-4 दिन
या फिर 1-2 वीक के लिए होता है, उसको हम एक्यूट डिजीज कहते हैं। चूंकि इस तरह का डिजीज कुछ दिन के लिए होता है, इसीलिए हम जल्दी रिकवर हो जाते हैं एंड फुल्ली रिकवर हो जाते हैं। इसीलिए इस तरह का डिजीज हमारे हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। दे डू नॉट कॉज हार्मफुल इफेक्ट ऑन हेल्थ। एक्यूट डिजीज का एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड, कफ, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा। नाउ क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज लंबे समय तक रहता है। इट लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्रॉनिक डिजीज ऐसा होता है जिससे हम महीनों या फिर सालों सफर करते हैं। चूंकि ये लंबे समय के लिए होता है, इट कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट ऑन हेल्थ। क्रॉनिक डिजीज का एग्जाम्पल है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको कि हम लोग टीबी कहते हैं, कैंसर, एलिफेंटियासिस एक्सेट्रा। कॉमन कोल्ड हो गया, कफ हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। इन सब बीमारी से हम लोग 1-2 वीक के अंदर ही पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और उसके बाद फुल ऑफ एनर्जी के साथ अपना काम कर सकते हैं। लेकिन क्रॉनिक डिजीज जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, इसको तो ठीक होने में ही कम से कम 1-1.5 साल लग जाता है। और कैंसर जैसे बीमारी में तो हमें कभी कभी उस पार्ट को ही काट कर अलग कर देना पड़ता है जहां कैंसर हुआ है, जिसकी वजह से हम ठीक होने के बाद भी हेल्दी नहीं रह पाते हैं। एक्यूट डिजीज को शॉर्ट टर्म डिजीज भी कहते हैं एंड क्रॉनिक डिजीज को लॉन्ग टर्म डिजीज भी कहते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, मतलब डिजीज किस वजह से हो रहा है, इसके बेसिस पे डिजीज 2 तरह का होता है। पहला इन्फेक्शियस डिजीज, दूसरा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। वो डिजीज जो इन्फेक्शियस एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, उनको हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेचर है स्प्रेड होना। तो जैसे जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड होता है कम्युनिटी में, वैसे वैसे इससे होने वाला डिजीज भी स्प्रेड होता है। इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को। इन्फेक्शियस डिजीज का एग्जाम्पल है मलेरिया, टाइफाइड, कॉमन कोल्ड। अगर आपको सर्दी खांसी हुआ है, कॉमन कोल्ड हुआ है और अगर आप स्कूल जाते हो तो आपके बगल में जो आपका फ्रेंड बैठा है, नेक्स्ट डे उसको भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा। क्योंकि जब आप छींकोगे तो आपके छींक में कुछ कॉमन कोल्ड वाला वायरस रिलीज हो जाएगा और आपका बगल वाला फ्रेंड जब एयर ब्रीथ इन करेगा तो उस एयर के साथ में कुछ कॉमन कोल्ड वाला वायरस चला जाएगा उसमें, और उस वायरस से उसको भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा। सो इन्फेक्शियस डिजीज इन्फेक्शियस एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है और ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होता है। अब आते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज पे। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से नहीं होता, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से नहीं होता। ये होता है अपने ही शरीर के अंदर होने वाली कुछ गड़बड़ी की वजह से। सो इसका कॉज है इंटरनल एंड नॉन इन्फेक्शियस। चूंकि इस तरह का डिजीज सिर्फ और सिर्फ मेरे ही शरीर के अंदर पाए जाने वाले एबनॉर्मलिटीज के कारण होता है, इसीलिए ये डिजीज सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड नहीं होता है। इसलिए इसको बोल सकते हैं दे डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का एग्जाम्पल है कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, एलर्जी, डायबिटीज एक्सेट्रा। अगर मुझे हाई ब्लड प्रेशर है या फिर मुझे डायबिटीज है तो मेरे साथ रहने वाले लोगों को डायबिटीज नहीं होगा, क्योंकि मुझे डायबिटीज इसलिए है क्योंकि मेरा पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं कर रहा और मेरे साथ जो है उसका पैनक्रियाज अच्छे से काम कर रहा है, तो उसको डायबिटीज क्यों होगा। सो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज अपने ही शरीर के इंटरनल गड़बड़ी की वजह से होता है। ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो पाता। अब रिवीजन कर लेते हैं। देखो,
ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, मतलब डिजीज कितने दिन तक हमारे अंदर रहता है, इसके बेसिस पे डिजीज दो तरह का होता है। पहला एक्यूट और दूसरा क्रॉनिक। एक्यूट डिजीज बहुत कम समय के लिए रहता है, 2 वीक, 1 मंथ, इतना ही, इसीलिए इसको हम शॉर्ट टर्म कह सकते हैं। और इस डिजीज से हम फुल्ली रिकवर हो जाते हैं, ये हमारे हेल्थ पे इफेक्ट नहीं डालता है, इससे हम फुल्ली रिकवर हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड। क्रॉनिक डिजीज लंबे समय तक हमारे शरीर में रहता है, और आप ऐसा भी बोल सकते हो ये तो कभी कभी लाइफ टाइम के लिए हमारे बॉडी में रहता है, इसीलिए इसको हम लॉन्ग टर्म भी कहते हैं। और चूंकि ये लंबे समय तक के लिए होता है, इसीलिए ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है, इट इफेक्ट आवर हेल्थ। इसका एग्जाम्पल है कैंसर। ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, मतलब डिजीज किसकी वजह से हो रहा है, इसके आधार पर डिजीज दो तरह का होता है। पहला इन्फेक्शियस डिजीज। अगर डिजीज इन्फेक्शियस एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है तो उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज कहेंगे, और ये डिजीज इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होता है। इसका एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं होता, ये हमारे ही शरीर के इंटरनल एबनॉर्मलिटीज की वजह से होता है, और ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है हाई प्रेशर। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में, वो एजेंट जिसकी वजह से इन्फेक्शियस डिजीज होता है। आप लोगों को तो पता ही है कि इस वर्ल्ड पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से डिजीजेस होता है उनको हम इन्फेक्शियस एजेंट कहते हैं या फिर पैथोजेंस कहते हैं। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, और यू कैन से पैथोजेन, यूनिसेलुलर भी हो सकता है एंड मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। जो यूनिसेलुलर होगा वो माइक्रोस्कोपिक भी होगा। यूनिसेलुलर पैथोजन का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ, एंड मल्टीसेलुलर पैथोजन का एग्जाम्पल्स होता है वॉर्म्स। अब जानते हैं किस पैथोजन से क्या डिजीज होता है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन डिजीज का लिस्ट है जो वायरसेस की वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा मिक्सोवायरस की वजह से होता है, रेबीज वायरस की वजह से होता है, डेंगू वायरस की वजह से होता है, पोलियो वायरस की वजह से होता है, जॉन्डिस हेपाटाइटिस वायरस की वजह से होता है, हेपाटाइटिस ए एंड बी वायरस की वजह से होता है, एड्स जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये HIV की वजह से होता है, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सार्स होता है सार्स वायरस की वजह से, इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये जो कोरोना वायरस है ये भी एक सार्स वायरस है। अब बैक्टीरिया से होने वाले डिजीजेस को देखते हैं। ट्यूबरक्लोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, कॉलेरा होता है वाइब्रो कॉलेरी से, टाइफाइड होता है सैल्मोनेला टाइफी से, एक्ने होता है स्टेफाइलोकोकी से, एंथ्रैक्स होता है बैसिलस एंथ्रासिस से, टिटनस होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटनी से, एंड डायरिया मेनली बैक्टीरिया से होता है, इकोलाई, सैल्मोनेला। लेकिन ये वायरस से भी हो सकता है, रेट्रोवायरस, और ये प्रोटोजोआ से भी हो सकता है, एमीबा से हो सकता है, और ये वॉर्म से भी हो सकता है, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म। सो डायरिया का बहुत सारा पैथोजन होता है पर मेनली बैक्टीरिया ही होता है। नाउ प्रोटोजोआ की वजह से होने वाला डिजीज, मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा की वजह से होता है, काला आजार जिसको कि लिस्मेनियासिस भी कहते हैं, ये लिस्मेनिया की वजह से होता है। नाउ वॉर्म से होने वाले डिजीजेस,
एलिफेंटियासिस, इसको हम फिलेरिया भी कहते हैं और ये फिलेरियल वर्म से होता है। इसका साइंटिफिक नेम यूकेरेरिया है। राउंड वर्म एस्करिस की वजह से एंड फ्लैट वर्म की वजह से इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है। स्किन इन्फेक्शन जैसे कि एथलेट्स फूट, रिंग वर्म, ये जनरली फंगी की वजह से होता है। ये जानना जरूरी है कि कौन सा डिजीज किस पैथोजन से होता है, क्योंकि पैथोजन ही ट्रीटमेंट को डिसाइड करता है। अगर पैथोजन बैक्टीरिया है तो ट्रीटमेंट एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन से होगा, अगर पैथोजन वायरस है तो एंटीवायरल, अगर पैथोजन प्रोटोजोआ है तो एंटी प्रोटोजोअल, और अगर पैथोजन फंगस है तो एंटी फंगल मेडिसिन से ट्रीटमेंट होगा। इस क्लास में हमने ये सीखा व्हाट इज इन्फेक्शियस एजेंट, दैट इज व्हाट इज पैथोजन, और किस पैथोजन से क्या बीमारी होता है। ये जानना जरूरी है कि कौन सा पैथोजन से क्या बीमारी होता है, क्योंकि पैथोजन ही डिसाइड करता है कि कौन सा मेडिसिन यूज होगा। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये पैथोजन फैलता कैसे है, कौन कौन सा जरिया है जिसके थ्रू ये पैथोजन फैलता है, दैट मीन्स व्हाट आर द मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ दीज पैथोजेंस। देखो, इन्फेक्शियस डिजीजेस सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में कम्युनिकेट होता है। कम्युनिकेट होना मतलब स्प्रेड होता है, इसीलिए इनको हम कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं। और ये डिजीज इसलिए स्प्रेड हो पाता है क्योंकि इनका पैथोजन इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होता है। एंड दीज पैथोजन स्प्रेड बाय द मीन्स ऑफ एयर, वाटर, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड वेक्टर्स। इन सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एयरबोर्न डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं। इनका जो माइक्रोब्स है वो एयर के थ्रू फैलता है। एयर में माइक्रोब्स आता कहाँ से होगा? देखो, जब हम छींकते हैं या फिर खांसते हैं तो हम अपने नाक से और मुंह से कुछ ड्रॉपलेट्स को बाहर निकालते हैं और ये ड्रॉपलेट्स कुछ ही दूर तक फैलता है। इन्फेक्टेड इंसान के इस ड्रॉपलेट में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास खड़े होते हैं और सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, ये ड्रॉपलेट्स हमारे नाक के जरिए हमारे अंदर चला जाता है और हमें भी इन्फेक्टेड कर देता है। हवा में ड्रॉपलेट्स माइक्रोब्स को लाता है और इस तरह के इन्फेक्शन को हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। जो डिजीज एयर के थ्रू ड्रॉपलेट से फैलता है वो डिजीज डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैलता है। मान लो मेरी किसी फ्रेंड को कॉमन कोल्ड है या फिर कोरोना है, अगर वो किसी रीजन से अपने हाथ को अपने नाक और मुंह के पास ले जाती है तो माइक्रोब्स उसके हाथ में आ जाएगा और जब मैं उससे हाथ मिलाऊंगी तो उसके हाथ से माइक्रोब्स मेरे हाथ में आ जाएगा और जब मैं अपने हाथ को नाक और मुंह के पास ले जाऊंगी तो ये माइक्रोब्स मेरे अंदर भी चला जाएगा और मैं भी इन्फेक्टेड हो जाऊंगी। इसीलिए इस तरह के डिजीजेस में इन्फेक्टेड पर्सन के पास नहीं जाना है ताकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ना हो जाए और उसके कांटेक्ट में भी नहीं आना है ताकि माइक्रोब्स डायरेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ना आ जाए। कोरोना पीरियड में ये सब हम लोग देख चुके हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचने के लिए लोगों से दूर रहना है, दैट इज सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना है और अपने हाथों को बार बार धोते रहना है। एयरबोर्न डिजीजेस का एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड कोरोना। ये तो आप सभी को पता है। नाउ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको शॉर्ट में एसटीडीज भी कहते हैं, ये डिजीज भी डायरेक्टली इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होता है। एसटीडीज का एग्जाम्पल है सिफिलिस एंड एड्स। ये सिफिलिस एंड एड्स सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड पार्टनर से दूसरे को। सेक्सुअल कांटेक्ट के अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए भी ये स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन को। अगर कोई इंसान एड्स से इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड लेता है तो उसको भी एड्स हो जाता है। ये डिजीजेस इन्फेक्टेड मदर से
उसके बच्चे को भी हो जाता है, प्लासेंटा के थ्रू एंड ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू। नाउ वाटर बॉर्न डिजीजेस, इसका एग्जाम्पल है कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। ये डिजीजेस कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होता है। कंटामिनेटेड मतलब दूषित, गंदा पानी की वजह से होता है। अगर किसी को कॉलेरा है तो उसके एक्सक्रीटा में, दैट मीन्स पॉटी में, कॉलेरा का माइक्रोब्स होगा। अगर ड्रिंकिंग वाटर इस एक्सक्रीटा से कंटामिनेटेड हो जाए, इस कंटामिनेटेड वाटर को जो कोई भी पिएगा उसके पेट में कॉलेरा वाला माइक्रोब चला जाएगा और उसको भी कॉलेरा हो जाएगा। इसीलिए ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे स्कूल में हर किसी को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले। अब वो तरीका जानते हैं जिससे पैथोजन इनडायरेक्टली स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में थ्रू वेक्टर और कैरियर। दैट मीन्स इन्फेक्टेड पर्सन एंड हेल्दी पर्सन के बीच में एक और ऑर्गेनिज्म रोल प्ले करता है। कैरियर वो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्सक्रीटा के ऊपर एंड कचरे के ऊपर जाकर बैठ जाता है और अपने लेग्स में, विंग्स में कॉलेरा का, डायरिया का, स्लीपिंग सिकनेस का पैथोजेंस को लगा लेता है। फिर आता है हमारे अनकवर्ड फूड पर बैठ जाता है। अगर हम उस अनकवर्ड फूड को खाते हैं तो हमें भी डायरिया, कॉलेरा, स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है। कैरियर का बेस्ट एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई। कैरियर सिर्फ पैथोजन को कैरी करता है। नाउ वेक्टर, वेक्टर वो ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी के अंदर पैथोजन रहता है। वेक्टर का एग्जाम्पल होता है मॉस्किटो, डॉग, रैट, मंकी एक्सेट्रा। नाउ वेक्टर कैसे डिजीज स्प्रेड करता है इसको समझते हैं। मान लो मुझे मलेरिया है, मुझे एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो आकर काटता है और ब्लड सक करता है। तो जब वो ब्लड सक करेगा तो उसके साथ में मलेरिया का पैथोजन उसके बॉडी में चला जाएगा। वो मॉस्किटो जब किसी और हेल्दी पर्सन को काटेगा तो मलेरिया का पैथोजन उस हेल्दी इंसान के अंदर चला जाएगा और उसे भी मलेरिया हो जाएगा। मुझे मलेरिया है लेकिन मेरे पास रहने वाले लोगों को मलेरिया नहीं होगा। मलेरिया उन्हीं को होगा जिसको कि वो मॉस्किटो काटेगा, जो मॉस्किटो मुझे काटा है। जिस तरह से मॉस्किटो के बॉडी के अंदर मलेरिया का पैथोजन होता है, उसी तरह से डॉग के अंदर रेबीज का पैथोजन होता है, रैट के अंदर प्लेग का पैथोजन होता है। सो वेक्टर एंड कैरियर की वजह से पैथोजेंस डायरेक्टली स्प्रेड नहीं होता बल्कि इनडायरेक्टली स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। इस क्लास में हमने पढ़ा कि वो डिजीज जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होता है उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, और कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होता है बाय द मीन्स ऑफ एयर, दैट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से एंड वाटर से, दैट इज कंटामिनेटेड वाटर से, एंड वेक्टर एंड कैरियर के थ्रू। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर किस किस एंट्री पॉइंट से एंटर करता है, एंटर करने के बाद किस ऑर्गन या टिश्यू को टारगेट करता है एंड इन्फेक्ट करता है। ये टारगेट ऑर्गन ही डिजीज के मैनिफेस्टेशन को डिसाइड करता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है इंडिकेशन, एक्सप्रेशन, हिंदी में अभिव्यक्ति। किसी भी चीज के इंडिकेशन को, एक्सप्रेशन को हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। एंड डिजीज का इंडिकेशन होता है साइन एंड सिम्टम्स। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। दैट मीन्स साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज। देखो, डिजीज का जो मैनिफेस्टेशन है और यू कैन से सिम्टम ऑफ जो डिजीज है वो डिपेंड करता है टारगेट ऑर्गन पे या टारगेट टिश्यू पे। एंड जनरली टारगेट ऑर्गन डिपेंड करता है पैथोजन के एंट्री पॉइंट पे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर पैथोजन का एंट्री पॉइंट नोज होगा तो टारगेट ऑर्गन लंग्स होगा, और अगर टारगेट ऑर्गन लंग्स होगा तो डिजीज का मैनिफेस्टेशन होगा कफिंग, स्नीजिंग, ब्रेथलेसनेस। मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज जो है वो टारगेट ऑर्गन या टारगेट टिश्यू पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स मैनिफेस्टेशन इज टिश्यू स्पेसिफिक और ऑर्गन स्पेसिफिक।
और ये टारगेट ऑर्गन डिपेंड करता है एंट्री पॉइंट पे। जनरली एंट्री पॉइंट ही डिसाइड करता है कि टारगेट ऑर्गन क्या होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। अब हम जानेंगे कुछ डिजीजेस को, उसके पैथोजेंस के एंट्री पॉइंट को, उसके टारगेट ऑर्गन को और डिजीज के सिम्टम्स को या मैनिफेस्टेशन को। ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम से होता है। इसका एंट्री पॉइंट होता है नोज एंड टारगेट ऑर्गन होता है लंग्स, और इसका सिम्टम्स होता है कफ एंड ब्रेथलेसनेस। टाइफाइड होता है सैल्मोनेला से। इसका एंट्री पॉइंट है माउथ, टारगेट ऑर्गन है गट लाइनिंग और इसका सिम्टम्स होता है स्टमक पेन, डायरिया, फीवर। जॉन्डिस होता है हेपेटाइटिस वायरस से। उसका एंट्री पॉइंट है माउथ, टारगेट ऑर्गन है लीवर और इसका सिम्टम्स होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, वॉमिटिंग एंड डार्क येलो यूरिन। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से और ये मॉस्किटो बाइट की वजह से इसका एंट्री पॉइंट हो जाता है ब्लड स्ट्रीम। टारगेट ऑर्गन होता है लीवर एंड आरबीसीज और इसका सिम्टम्स होता है फीवर, शिवरिंग, नोसिया एक्सेट्रा। जापानीज एन्सेफेलाइटिस, इसको ब्रेन फीवर भी कहते हैं, ये फ्लैवी वायरस की वजह से होता है। इसकी एंट्री बॉडी में मॉस्किटो बाइट की वजह से होती है और इसका टारगेट ऑर्गन होता है ब्रेन और इसका सिम्टम्स और यू कैन से मैनिफेस्टेशन होता है हेडेक, फिट्स, अनकॉन्शियसनेस। नाउ एड्स, इसका पैथोजन है एचआईवी। एचआईवी का एंट्री पॉइंट है सेक्स ऑर्गन और टारगेट ऑर्गन है लिम्फ नोड। एचआईवी की वजह से कोई खास मैनिफेस्टेशन या सिम्टम्स नहीं होता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को खराब कर देता है, जिसकी वजह से हमें कोई भी माइनर इन्फेक्शन आसानी से हो जाता है और वो माइनर इन्फेक्शन मेजर डिजीज बन जाता है। जैसे कॉमन कोल्ड निमोनिया बन जाता है, गट इन्फेक्शन डायरिया बन जाता है। अभी तक हमने देखा कि ये जो सिम्टम होता है वो टारगेट ऑर्गन पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ सिम्टम्स जनरल भी होता है और ये जनरल सिम्टम्स करीब करीब हर डिजीज में देखने को मिलता है, जैसे फीवर, बॉडी पेन, स्किन का रेडनेस एंड स्वेलिंग। एक्चुअली जब कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और ये एक्टिव इम्यून सिस्टम बहुत सारे सेल्स को रिक्रूट करती है इन्फेक्टेड टिश्यू के पास पैथोजन को मारने के लिए। ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है इसी को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। दैट मीन्स जब कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से ही फीवर होता है, बॉडी में पेन होता है एक्सेट्रा। और ये सिम्टम्स करीब करीब हर बीमारी में होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी सेम डिजीज बहुत सीवियर होता है और कभी कभी सीवियर नहीं होता है। डिजीज कितना सीवियर होगा ये दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला नंबर ऑफ पैथोजन पे और दूसरा हमारे इम्यूनिटी स्ट्रेंथ पे। अगर हमारे बॉडी के अंदर किसी डिजीज से रिलेटेड पैथोजन कम होगा तो डिजीज कम सीवियर होगा और अगर नंबर ऑफ पैथोजन ज्यादा होगा तो डिजीज ज्यादा सीवियर होगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ पैथोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सीवियरिटी ऑफ डिजीज से। अब इम्यून सिस्टम की बात करते हैं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग होगा तो डिजीज कम सीवियर होगा और अगर इम्यून सिस्टम कम स्ट्रांग होगा तो डिजीज ज्यादा सीवियर होगा। दैट मीन्स इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सीवियरिटी ऑफ डिजीज के। इसीलिए हमें अपने इम्यून सिस्टम पे फोकस करना चाहिए और उसको स्ट्रांग बनाना चाहिए। ऑर्गन और टिश्यूज में डिजीज के मैनिफेस्टेशन के बारे में इतना ही। अब जो पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। टारगेट ऑर्गन डिसाइड करता है डिजीज के मैनिफेस्टेशन को। जनरली टारगेट ऑर्गन डिपेंड करता है पैथोजन के एंट्री पॉइंट पर। अगर एंट्री नोज है तो टारगेट ऑर्गन लंग्स होगा, अगर एंट्री माउथ है तो टारगेट ऑर्गन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। एज फॉर एग्जाम्पल ब्रेन फीवर में, मलेरिया में, एचआईवी का कोई सिम्टम्स नहीं होता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। इम्यून सेल्स के रिक्रूटमेंट को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन
हर पैथोजन के लिए होता है। इन्फ्लेमेशन का सिम्टम्स है फीवर, बॉडी पेन, स्वेलिंग एक्सेट्रा। सीवियरिटी ऑफ डिजीज डिपेंड करता है नंबर ऑफ पैथोजन पे एंड स्ट्रेंथ ऑफ इम्यून सिस्टम पर। हम में से हर किसी को कभी ना कभी इन्फेक्शियस डिजीज जैसे इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड जरूर हुआ होगा और इलाज के लिए डॉक्टर के पास गए होंगे। डॉक्टर्स दो तरह से इस तरह के डिजीज का ट्रीटमेंट करता है। इस क्लास में हम वही समझेंगे। पहला तरीका, डॉक्टर डिजीज के इफेक्ट को, दैट मीन्स सिम्टम्स को कम करने के लिए मेडिसिन देता है। दूसरा, डिजीज के कॉज को खत्म करने के लिए, मारने के लिए मेडिसिन देता है। इन्फेक्शियस डिजीज का कॉज क्या होता है? पैथोजन। दैट मीन्स पैथोजन को मारने के लिए मेडिसिन देता है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर फीवर के लिए एक मेडिसिन, बॉडी पेन के लिए एक मेडिसिन, लूज मोशन के लिए एक मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देते हैं। ये फीवर, ये बॉडी पेन, ये लूज मोशन किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज का इन्फ्लेमेटरी सिम्टम होता है। ये मेडिसिन इन्फ्लेमेशन से होने वाले सिम्टम को, दैट इज फीवर, पेन, लूज मोशन को कम कर देता है। ये कुछ मेडिसिन के साथ साथ डॉक्टर आपको स्कूल जाने से भी मना कर देगा, खेलने से भी मना कर देगा और सिर्फ आपको बेड रेस्ट के लिए बोलेगा, ताकि आप अपनी एनर्जी को बचा सको, कंजर्व कर सको और उसको ठीक होने में यूज कर सको। ये फीवर एंड पेन का मेडिसिन, ये बेड रेस्ट बीमारी के रूट कॉज को खत्म नहीं करता है। दैट मीन्स हमें पूरी तरह से ठीक नहीं करता, हमें बस थोड़ा अच्छा फील कराता है। हमें पूरी तरह से ठीक होने के लिए डॉक्टर्स मेडिसिन देता है पैथोजन को मारने के लिए, जिसकी वजह से इन्फेक्शियस डिजीज हुआ है। आपको तो पता ही है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। और आपको ये भी पता है कि डॉक्टर एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल एंड एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन यूज करते हैं इनको मारने के लिए। अब ये समझते हैं कि ये ड्रग्स कैसे काम करता है। हर एक टाइप के पैथोजन के पास अपना यूनिक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। बायोकेमिकल प्रोसेस वो प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर होता है और ये ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है। बायोकेमिकल प्रोसेस का एग्जांपल है सेलुलर रेस्पिरेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल एंड फोटोसिंथेसिस एक्सेट्रा। सेलुलर रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये सेल के अंदर होता है और इसमें फूड ऑक्सीजन से मिलकर के ये एटीपी एनर्जी रिलीज करता है। मैंने यहाँ पे इस रिएक्शन को सिर्फ एक ही लाइन में लिख दिया है, एक ही स्टेप में लिख दिया है, लेकिन ये एनर्जी एटीपी सिर्फ एक रिएक्शन से नहीं बल्कि नंबर ऑफ रिएक्शन की वजह से, सीरीज ऑफ रिएक्शन की वजह से अचीव होता है। इसीलिए उन नंबर ऑफ रिएक्शन को, सीरीज ऑफ रिएक्शन को हम बायोकेमिकल पाथवे कहते हैं। बायोकेमिकल प्रोसेस अचीव होता है बायोकेमिकल पाथवे के जरिए। हर एक टाइप के पैथोजन के पास अपना यूनिक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। साइंटिस्ट ऐसा मेडिसिन बनाता है जो पैथोजन के बायोकेमिकल पाथवे को, दैट मीन्स बायोकेमिकल प्रोसेस को ब्लॉक कर दे। अगर बायोकेमिकल प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा तो पैथोजन जिंदा नहीं रहेगा। चूंकि ये बायोकेमिकल प्रोसेस स्पेसिफिक होता है, इसीलिए अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग ड्रग बनता है। एज फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया के लिए एंटीबैक्टीरियल, फंगस के लिए एंटीफंगल एंड सो ऑन। इस टाइप के ड्रग्स में जो मोस्ट पॉपुलर ड्रग है वो है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक को बैक्टीरियल डिजीज में यूज करते हैं। बैक्टीरिया के कुछ बायोकेमिकल पाथवे में से एक है सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। एंटीबायोटिक इस बायोकेमिकल पाथवे को ब्लॉक कर देता है और सेल वॉल फॉर्म नहीं होता है। सेल वॉल बैक्टीरिया के प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। अगर सेल वॉल नहीं होगा तो बैक्टीरिया भी जिंदा नहीं रहेगा। इस तरह से एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार देता है। चूंकि हमारे सेल में सेल वॉल नहीं होता है, इसीलिए एंटीबायोटिक हमारे लिए हार्मलेस होता है। हमने ये समझा कि एंटीबायोटिक ब्लॉक द बायोकेमिकल पाथवे, फॉर एग्जांपल सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया विदाउट इफेक्टिंग आवर ओन। ठीक इसी तरह से फंगी एंड प्रोटोजोआ के लिए भी ड्रग्स
डेवलप किया गया है जो उनके यूनिक बायोकेमिकल पाथवे को ब्लॉक करता है। ये ड्रग्स भी ह्यूमन सेल्स के लिए हार्मलेस है और सिर्फ पैथोजन को ही मारती है। साइंटिस्ट के लिए एंटीवायरल ड्रग्स बनाना बहुत टफ होता है क्योंकि इनके पास अपना बायोकेमिकल प्रोसेस बहुत ही कम होता है। वायरसेस हमारे सेल में एंटर करते हैं और हमारा ही बायोकेमिकल प्रोसेस यूज करते हैं अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए वायरसेस के अगेंस्ट में ड्रग बनाना थोड़ा मुश्किल है। सो देयर आर वेरी फ्यू एंटीवायरल ड्रग्स। इतने मुश्किलों के बाद भी साइंटिस्ट ने कुछ वायरल ड्रग्स बनाया है जो कि HIV इन्फेक्शंस को कंट्रोल करता है। अब रिवीजन कर लेते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज को दो तरह से ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले सिम्टम्स को रिड्यूस किया जाता है बाय टेकिंग मेडिसिन्स एंड रेस्ट, लेकिन इससे सिर्फ पेशेंट का सफरिंग कमता है, डिजीज खत्म नहीं होता। डिजीज को खत्म करने के लिए, दैट मीन्स फुल्ली क्योर होने के लिए, उस पैथोजन को मारना पड़ेगा जिससे डिजीज हुआ है। यह है दूसरा तरीका। पैथोजन में बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगी हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है। ईच टाइप ऑफ पैथोजन के पास अपना यूनिक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। ड्रग्स उन बायोकेमिकल प्रोसेसेस को ब्लॉक कर देता है विदाउट इफेक्टिंग आवर ओन। इस तरह के ड्रग से पैथोजन मर जाता है लेकिन हमारे सेल को इफेक्ट नहीं होता। एंटीबायोटिक मोस्ट पॉपुलर ड्रग है जो कि बैक्टीरिया को मारता है। वायरसेस का अपना खुद का बायोकेमिकल प्रोसेस बहुत कम होता है, इसीलिए एंटीवायरल ड्रग बनाना मुश्किल होता है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक डिजीज पेप्टिक अल्सर के बारे में और कैसे दो साइंटिस्ट ने मिल करके इसके कॉज को डिस्कवर किया। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड अल्टीमेटली दे गॉट द नोबेल प्राइज। हमारे स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट दैट इज ड्यूडेनम में होने वाले घाव को पेप्टिक अल्सर कहते हैं। इसकी वजह से हमारे पेट में एसिडिटी रिलेटेड पेन होता है, मतलब बहुत जलन होता है और पेट में ब्लीडिंग भी होता है। पहले ये माना जाता था कि इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल की वजह से, जैसे फास्ट फूड ज्यादा खाना, इम्प्रॉपर रेस्ट लेना, एक्सरसाइज ना करना और स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से हमारे पेट में एसिड सिक्रीट होता है जो पेप्टिक अल्सर बनाता है। हमारा जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो एसिडिक होता है और उसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है पेप्सिन। ये जो पेप्टिक वर्ड है ये डाइजेस्टिव जूस से रिलेटेड है और अल्सर का मतलब होता है वुंड। पहले ये माना जाता था कि पेप्टिक अल्सर पुअर लाइफस्टाइल की वजह से होता है, लेकिन बाद में इन 1982 दो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट रॉबिन वॉरेन एंड बेरी मार्शल ने ये खोज निकाला कि पेप्टिक अल्सर एक बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से होता है। पहले कुछ इमेजेस को देख लेते हैं और उसके बाद इस डिस्कवरी का इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनते हैं। जिन्होंने चश्मा पहना है वो है रॉबिन वॉरेन और जिन्होंने नहीं पहना वो है बेरी मार्शल। ये है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का मैग्नीफाइंग इमेज। इसकी वजह से हमारे स्टमक और ड्यूडेनम में पेप्टिक अल्सर होता है। अब डिस्कवरी की स्टोरी। सबसे पहले रॉबिन वॉरेन ने ये नोटिस किया कि जिनको भी पेट में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है उनके पेट में एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया है। पेट के जिस पार्ट में वो बैक्टीरिया है वहां पे इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है। बेरी मार्शल को रॉबिन वॉरेन का ये खोज बहुत इंटरेस्टिंग लगा और वो भी इस पे काम करना शुरू कर दिए और वो इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को लैब में कल्चर करने में सक्सेसफुल हो गए और वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया था हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इस तरह से इन दोनों साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से पेप्टिक अल्सर होता है, लेकिन साइंटिस्ट कम्युनिटी ने इस डिस्कवरी को एक्सेप्ट नहीं किया। ये प्रूव करने के लिए कि उन लोगों की डिस्कवरी सही है, बेरी मार्शल अपने ही द्वारा बनाए गए कल्चर को पी गए
और 5 दिन के अंदर ही उसके पेट में पेप्टिक अल्सर डेवलप हो गया। तब जाकर सबने एक्सेप्ट किया कि पेप्टिक अल्सर बैक्टीरिया की वजह से होता है ना एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी। और 2005 में उन दोनों ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी दिया गया इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। चूंकि पेप्टिक अल्सर बैक्टीरिया से होता है, आजकल इसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। एंटीबायोटिक एक पॉपुलर एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। इसको हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा है। अभी तक हम लोग जो जो पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। स्टमक एंड ड्यूडेनम में होने वाले वुंड को पेप्टिक अल्सर कहते हैं। इसकी वजह से एसिडिटी रिलेटेड पेन होता है, दैट मीन्स पेट में बर्निंग सेंसेशन होता है। पहले ये माना जाता था कि पेप्टिक अल्सर पुअर लाइफस्टाइल की वजह से होता है, लेकिन 2 ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट रॉबिन वॉरेन एंड बेरी मार्शल ने ये खोज निकाला कि पेप्टिक अल्सर एक बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से होता है। इसके लिए उन दोनों को 2005 में नोबेल प्राइज भी मिला। एंटीबायोटिक के प्रॉपर डोज से पेप्टिक अल्सर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इस क्लास में हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज से बचने के नियमों के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि ट्रीटमेंट के 3 मेजर डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज, जब हमें कोई भी इंफेक्शियस डिजीज होता है तो हमारा जो बॉडी फंक्शन है वो डैमेज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें डायरिया होता है तो हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका फंक्शन गड़बड़ा जाता है। जब हमें ट्यूबरक्लोसिस होता है तो हमारे बॉडी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका फंक्शन गड़बड़ा जाता है। और तो और किसी किसी इंफेक्शियस डिजीज के केस में 100% रिकवरी भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, फलेरिया ले लो। जिस पार्ट में फलेरिया होता है वो पार्ट 100% ठीक नहीं होता है। एड्स ले लो, एड्स में भी 100% रिकवरी नहीं हो पाता है। दूसरा मेजर डिसएडवांटेज, प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट जो है वो कुछ दिनों के लिए बेड रिडन होता है जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता। मतलब जब तक पेशेंट ठीक नहीं होता है तब तक वो बेड पर लेटे लेटे बोर होता रहेगा। थर्ड डिसएडवांटेज, जब तक ट्रीटमेंट चलता रहता है, दैट मीन्स जब तक पेशेंट पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, वो इन्फेक्शन का सोर्स बन जाता है। जब किसी को इन्फेक्शियस डिजीज होता है तो हम उनके ज्यादा करीब नहीं जाते, उनके द्वारा यूज किए गए सब्सटेंस को हम नहीं यूज करते क्योंकि हमें भी इन्फेक्शन का खतरा होता है। सो ट्रीटमेंट के इन 3 डिसएडवांटेजेस की वजह से ही हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब प्रिवेंशन के नियमों के बारे में जानते हैं। प्रिवेंशन के 2 नियम होते हैं, एक जनरल, दूसरा स्पेसिफिक। जनरल प्रिवेंशन जो है वो सभी इंफेक्शियस डिजीज के लिए होता है और यू कैन से सभी पैथोजन के लिए होता है। अगर हम जनरल प्रिवेंशन के नियमों को, प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो हम अपने आप को सभी इंफेक्शियस डिजीज से एंड सभी पैथोजन से बचा सकते हैं। जनरल प्रिवेंशन हाइजीन रिलेटेड होता है एंड इम्यून सिस्टम रिलेटेड होता है। स्पेसिफिक प्रिवेंशन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर डिजीज या एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए होता है। स्पेसिफिक प्रिवेंशन में वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन आता है जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इस क्लास में जनरल प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे। जनरल प्रिवेंशन में सबसे पहले हाइजीन रिलेटेड, स्वच्छता रिलेटेड प्रिवेंशन को समझते हैं। पैथोजन के पहुंच से बचने के लिए पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन दोनों जरूरी है। हर किसी को साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, अपना भी और अपने आसपास का भी। जब हम अपना ख्याल रखेंगे तो ये पर्सनल हाइजीन कहलाएगा और जब हम आसपास का ख्याल रखेंगे तो ये पब्लिक हाइजीन कहलाएगा। और ये हर किसी के लिए जरूरी है
ताकि पैथोजन हम तक ना पहुंच सके। मीन्स ऑफ स्प्रेड में हमने समझा था कि पैथोजन एयर के थ्रू हमारे पास पहुंचता है, वाटर के थ्रू हमारे पास पहुंचता है एंड वेक्टर के थ्रू हमारे पास पहुंचता है। एयरबॉर्न पैथोजन से बचने के लिए हमें वैसे जगहों में नहीं रहना चाहिए जो ओवर क्राउडेड हो। अगर किसी एक जगह में बहुत सारे लोग हैं और उसमें से कोई एक बीमार है और अगर वो छींकता है तो बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे। कोरोना में इसीलिए लॉकडाउन हुआ था। नाउ वाटर बॉर्न पैथोजन से बचने के लिए हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सेफ होना चाहिए। दैट मीन्स जो पानी हम पी रहे हैं वो माइक्रोब से कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए। कुछ पैथोजन हम तक वेक्टर की वजह से भी पहुंचता है। इससे बचने के लिए हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, which do not allow mosquito breeding। इसके लिए हमको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे आसपास कहीं गंदा पानी ना जमा हो, क्योंकि गंदे जमे पानी में मॉस्किटो ब्रीड करता है। आसपास कचरे का ढेर ना हो, नाला ओपन ना हो, क्योंकि यहाँ हाउस फ्लाई पाया जाता है। दैट मीन्स हमारे एनवायरनमेंट का क्लीन रहना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम को डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो हम इन्फेक्शन से बच भी सकते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इम्यून सेल्स का बना हुआ होता है, जैसे WBC। जब भी कोई पैथोजन या माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये सेल्स उसके साथ लड़ाई करता है और उसको मार देता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और कम नंबर ऑफ पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर किया है तो वो स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम उस पैथोजन को मार देगा और हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। और अगर ज्यादा नंबर ऑफ पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर हुआ है तो भी हमारा स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम उनमें से कुछ माइक्रोब्स को तो मार ही देगा और हमारे बॉडी में जो डिजीज का मैनिफेस्टेशन है वो कम हो जाएगा। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम नंबर ऑफ माइक्रोब्स को कंट्रोल कर लेगा, जिसकी वजह से डिजीज का मैनिफेस्टेशन भी कम हो जाएगा। नाउ हमारे बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक सेल अच्छे से तभी काम करेगा जब उसके पास भरपूर एनर्जी होगा। दैट मीन्स इम्यून सेल्स के पास भी लड़ने के लिए भरपूर एनर्जी होना चाहिए। एनर्जी मिलता है प्रॉपर न्यूट्रिशन से और प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है बैलेंस डाइट से। मतलब इम्यून सेल्स का प्रॉपर फंक्शन डिपेंड करता है हमारे बैलेंस डाइट पे। अगर हम प्रॉपर फूड सफिशिएंट अमाउंट में लेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। हमारा स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम या तो इन्फेक्शन होने नहीं देगा और अगर इन्फेक्शन हुआ भी तो मैनिफेस्टेशन जो है वो मिनिमम होगा। नाउ रिवीजन टाइम। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बिकॉज ट्रीटमेंट के 3 डिसएडवांटेजेस होते हैं। पहला, डिजीज होने से बॉडी फंक्शन डैमेज हो जाता है और ये जरूरी नहीं कि पेशेंट 100% क्योर हो जाए। दूसरा, सही ट्रीटमेंट होने पर भी पेशेंट को कुछ दिन बिस्तर पे ही रहना पड़ता है। तीसरा, पेशेंट इन्फेक्शन का सोर्स बन जाता है। नाउ प्रिवेंशन 2 तरह का होता है, जनरल एंड स्पेसिफिक। जनरल प्रिवेंशन हमें सभी पैथोजन से प्रिवेंट करता है और स्पेसिफिक प्रिवेंशन हमें एक पर्टिकुलर पैथोजन से प्रिवेंट करता है। जनरल प्रिवेंशन फर्स्ट हाइजीन पे डिपेंड करता है और दूसरा इम्यून सिस्टम पर। हर किसी को पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। एयरबॉर्न डिजीज से बचने के लिए ओवर क्राउडेड कंडीशन को अवॉइड करना चाहिए। वाटर बॉर्न पैथोजन से बचने के लिए ड्रिंकिंग वाटर सेफ होना चाहिए। वेक्टर से बचने के लिए एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए। इन सब के बाद भी अगर किसी भी रीजन से पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर कर जाए तो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे कि वो पैथोजन के साथ फाइट करे और उसे मार दे। दैट मीन्स हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ये स्ट्रॉन्ग तब होगा जब हम बैलेंस डाइट लेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा सभी इन्फेक्शियस डिजीज से कैसे बचा जा सकता है, दैट इज जनरल प्रिवेंशन के बारे में पढ़ा। इस क्लास में हम पढ़ेंगे किसी पर्टिकुलर डिजीज से कैसे बचा जा सकता है,
दैट मीन्स स्पेसिफिक प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे। स्पेसिफिक प्रिवेंशन में हमारा इम्यून सिस्टम हमें किसी पर्टिकुलर डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, इम्यून करता है। जनरल में क्या था, किसी भी पैथोजन से बचाता है, और स्पेसिफिक में क्या है, किसी पर्टिकुलर डिजीज से बचाता है। वो प्रोसेस जिससे एक इंसान किसी पर्टिकुलर डिजीज से प्रोटेक्ट हो जाए और यू कैन से इम्यून हो जाए, उस प्रोसेस को हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ये जो स्पेसिफिक प्रिवेंशन है और यू कैन से इम्यूनाइजेशन है, ये डिपेंड करता है हमारे इम्यून सिस्टम के एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे, और वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है मेमोरी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। यस, हमारे इम्यून सिस्टम के पास मेमोरी होता है, याददाश्त होता है। सो मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम is the basic principle of immunization. Memory of immune system is the basic principle of immunization. ये काम कैसे करता है ये समझते हैं। जब भी कोई नया पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और हमारे इम्यून सेल्स को भेजता है पैथोजन के पास लड़ने के लिए। हमारा इम्यून सेल्स उस नए पैथोजन के अकॉर्डिंग नया औजार बनाता है और उसके बाद लड़ता है उससे। जिस तरह से अलग अलग शत्रु को मारने के लिए अलग अलग औजार होता है, उसी तरह से इम्यून सेल भी अलग अलग पैथोजन को मारने के लिए अलग अलग औजार बनाता है, जिसको कि एंटीबॉडी कहते हैं। इम्यून सेल्स अलग अलग पैथोजेंस के लिए अलग अलग एंटीबॉडी तैयार करता है। जब पैथोजन पहली बार एंटर करता है तो इम्यून सेल्स के पास औजार होता नहीं, उसको पैथोजन को मारने के लिए नया औजार बनाना पड़ता है और फिर उस औजार को यूज करके उसको मारना पड़ता है। इस नए औजार बनाने के चक्कर में हमारा इम्यून सेल्स कभी कभी हार जाता है और पैथोजन जीत जाता है और हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन इन फ्यूचर कभी भी नेक्स्ट टाइम जब ये पैथोजन या उसका क्लोज रिलेटिव हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है और हमारा इम्यून सेल्स उस औजार के साथ जाता है जिसको वो पहले बना चुका है। इम्यून सेल पैथोजन के साथ लड़ता है, वो बहुत जोर के साथ लड़ता है, विगोरसली लड़ता है, क्योंकि इस बार तो उसके पास औजार है, पिछले बार औजार नहीं था, और पैथोजन को तुरंत मार भगाता है और हमें वो बीमारी नहीं होती जो बीमारी हमें एक बार हो चुकी है। एज फॉर एग्जाम्पल मिजल्स, जिसको मिजल्स एक बार हो जाता है उसको दोबारा नहीं होता। अभी जो हमने पढ़ा वो इस सच्ची कहानी से और क्लियर हो जाएगा। करीब 150-200 साल पहले एक एपिडेमिक फैला था स्मॉल पॉक्स। आजकल तो स्मॉल पॉक्स कहीं देखने को नहीं मिलता, लेकिन उस समय हर लोग उसके पास जाने से डरते थे जिनको स्मॉल पॉक्स हुआ था, क्योंकि उनको भी स्मॉल पॉक्स होने का खतरा होता था। उस वक्त एक इंग्लिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने ये पाया कि वो ग्वाला दैट मीन्स वो मिल्कमेड जिनको कि ऑलरेडी काउपॉक्स हो गया है, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। काउपॉक्स को स्मॉल पॉक्स का छोटा भाई मान लो, दोनों एक ही टाइप के वायरस से होता है, लेकिन स्मॉल पॉक्स बहुत सीवियर होता है एंड काउपॉक्स बहुत माइल्ड होता है। जब जेनर ने ये देखा कि जिनको काउपॉक्स हो चुका है उनको स्मॉल पॉक्स हो ही नहीं रहा, तब वो लोगों को काउपॉक्स का पैथोजन इंजेक्ट करने लगे और पाया कि वे लोग स्मॉल पॉक्स से प्रोटेक्ट हो गए, रेजिस्टेंट हो गए। जेनर इंजेक्टेड, यहाँ पे होगा पैथोजन ऑफ काउपॉक्स to people and found they were now resistant to smallpox. इस तरह से पहला वैक्सीन काउपॉक्स जेनर ने इन्वेंट किया, इसीलिए एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहते हैं। नाउ वैक्सीन को समझते हैं। वैक्सीन एक ऐसा प्रिपरेशन होता है जिसके अंदर इनएक्टिव पैथोजन होता है। जब इसको हमारे बॉडी में डाला जाता है तो हमारा इम्यून सेल एक्टिव हो जाता है, क्योंकि हमारे इम्यून सेल को थोड़ी पता है कि ये इनएक्टिव है, और हमारा जो इम्यून सेल है उस पैथोजन के अगेंस्ट औजार बना लेता है। इन फ्यूचर जब सचमुच में रियल पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर होता है तो औजार तो ऑलरेडी बना हुआ है, हमारा इम्यून सेल्स इसको मार देता है। तो वैक्सीन इनएक्टिव पैथोजन का प्रिपरेशन होता है जो पर्टिकुलर डिजीज से
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक्चुअली वैक्सीन से हम अपने इम्यून सिस्टम को बुद्धू बना करके फर्दर इन्फेक्शन से बचने के लिए तैयार रखते हैं। वैक्सीन वर्ड दो लैटिन वर्ड से निकला है, वक्का जिसका मतलब होता है काउ एंड वैक्सीनिया जिसका मतलब होता है काउपॉक्स। नाउ सम डिजीजेस एंड देयर वैक्सीन, जैसे कि डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस के लिए डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। पोलियोमिलिटिस के अगेंस्ट में ओपीवी पाया जाता है। हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट में हेपेटाइटिस वैक्सीन पाया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट में बीसीजी पाया जाता है। वैक्सीन को प्रॉपर एज में ही दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जॉन्डिस का जो वैक्सीन है वो 5 साल के बाद यूजलेस हो जाता है। ये 5 साल के पहले ही देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि 5 साल होते होते बच्चा ऐसे ही जॉन्डिस से इन्फेक्टेड हो जाता है और वो जॉन्डिस से इम्यून भी हो जाता है। अब वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। वैक्सीनेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा वैक्सीन को हमारे बॉडी में डाला जाता है। वैक्सीन को जनरली इंजेक्ट किया जाता है, कभी कभी मुंह से भी दिया जाता है, जैसे पोलियो में पोलियो ड्रॉप होता है। Process of introduction of vaccine into a person is called vaccination. वैक्सीन देने के बाद हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं। नाउ रिवीजन टाइम। इम्यूनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसकी वजह से एक इंसान किसी पर्टिकुलर डिजीज से प्रोटेक्टेड हो जाता है। इम्यूनाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल है हमारे इम्यून सिस्टम का मेमोरी। जब पहली बार कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको अच्छे से याद कर लेता है और नेक्स्ट टाइम जब भी वो एंटर करता है तो उसको मार भगाता है। पहला वैक्सीन का खोज स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में एडवर्ड जेनर ने किया था। वैक्सीन वो प्रिपरेशन है जिसमें कि इनएक्टिव पैथोजन पाया जाता है जो हमें डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वैक्सीन का एग्जाम्पल है डीपीटी, ओपीवी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड एक्सेट्रा। वैक्सीनेशन का मतलब होता है वैक्सीन का हमारे बॉडी में डालना। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जो वैक्सीनेशन के बाद हमारे बॉडी में होता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।